Hello and welcome to our new channel, Blade Learner. Today we are going to start a new series where we are going to summarize a book called Modern Indian History, which has been written by Sonali Bansal and Snehal Tripathi. And this book is one of the must read for all the CSE aspirants and उन सभी एग्ज़ाम्स के अभ्यर्थियों के लिए जिसमें कि आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चंस आते हैं। सो हम इस बुक को चैप्टर वाइज समराइज़ करेंगे और हर एक चैप्टर में भी कई पार्ट्स होंगे क्योंकि चैप्टर थोड़े से बड़े हैं एंड वी कैन नॉट स्किप एनी कंटेंट एज दे ऑल आर यूज़फुल। सो हम शुरू करते हैं अपने पहले यूनिट से, जो है मिड 18th सेंचुरी इंडिया। चूँकि हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आधुनिक भारत का इतिहास ही 18वीं शताब्दी से शुरू होता है। तो हमारे लिए आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने से पहले 18वीं शताब्दी के पॉलिटिकल सिनेरियो को और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम इस पहले यूनिट में पढ़ेंगे। तो पहले यूनिट को ऑथर ने 3 चैप्टर्स में डिवाइड करा है। इसमें कि पहले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, कि इतना बड़ा एम्पायर विच हैज़ dazzled all the world by his grandeur and splendor for almost 2 centuries, 200 सालों तक जिसने पूरी दुनिया को चौंकाए रखा अपने तड़क भड़क से, वो कैसे डिक्लाइन हो गया विद इन 50 ईयर्स। तो क्या क्या रीज़न्स रहे इसके पीछे वो भी हम देखेंगे एंड फॉलोड बाय द सेकेंड चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे कि जैसे ये मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था तो वैसे जो रीजनल पावर्स थे अपनी ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे और उसमें से कई सारे रीजनल पावर्स ने तो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी बसा लिया। एंड द लास्ट वन एंड इनफैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ कि ब्रिटिशर्स ने कैसे अदर यूरोपियन पावर्स को, दूसरे यूरोपियन पावर्स को डाउनसाइड करके और नेटिव रूलर्स को हराकर आइदर बाय वॉर और बाय डिप्लोमेसी इंडिया में अपनी सॉवरेनिटी स्थापित की, इंडिया में अपनी सुप्रीमेसी इंस्टीट्यूट की। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। सो डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर पहले पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मुगल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। मुगल्स को, जितने भी मुगल बादशाह हैं, उनको अकॉर्डिंग टू दियर अचीवमेंट्स एंड दियर एरा हम 2 लीग में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि पहले आते हैं द ग्रेट मुगल्स, जिसमें कि मुग़ल एम्पायर अपने जेनिथ पे गया, अपने चरम पे गया, जिसमें कि बाबर आते हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब। नाउ लेट मी शो यू द फैमिली ट्री ऑफ ग्रेट मुगल्स, जिसमें कि आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत ज़हीरुद्दीन बाबर से होती है, देन कम्स हुमायूं, फॉलोड बाय अकबर, सलीम, खुर्रम एंड एंड्स विथ औरंगज़ेब। और जो बाद में औरंगज़ेब के सक्सेसर लोग आए उनको हम लेटर मुगल्स के नाम से जानते हैं। सो लेटर मुगल्स का फैमिली ट्री दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारे औरंगज़ेब के सक्सेसर हैं। इसमें कि आप देख सकते हैं बहादुर शाह फर्स्ट, देन कम्स द जहांगीर शाह, फ़र्रुखशियार एंड फॉलोड बाय आलमगीर, शाह आलम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, लेटर मुगल्स के बारे में, कि कैसे इन्होंने अपनी इनकैपेबिलिटी की वजह से, अपने लेस कैलिबर की वजह से इतने बड़े एम्पायर का बेड़ा गर्क किया। सो लेट्स स्टार्ट कि इतने बड़े एम्पायर की अंत की शुरुआत कैसे होती है। तो मुग़ल एम्पायर के अंत की शुरुआत औरंगज़ेब के शासनकाल से ही शुरू हो गई थी और इसके पीछे क्या क्या रीज़न थे वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला था औरंगज़ेब हैड एक्सपेंडेड बियॉन्ड मैनेजेबल लिमिट्स, कि उसने बियॉन्ड मैनेजेबल लिमिट्स जाके एक्सपेंशन करा था। एंड नाउ आई मस्ट टेल यू कि औरंगज़ेब बहुत ही काबिल वॉर जनरल था, बहुत ही काबिल वॉरियर था और बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस भी था। तो एक्सपेंशन इसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती थी हमेशा। तो एक्सपेंशन कैसे मुग़ल एम्पायर के डिक्लेरेशन का कारण बन सकता है, तो मैं ये आपको रीज़न के साथ बताता हूँ। यहाँ एक कीवर्ड है फ्यूडलिज़म। होता क्या था कि उस समय इतना अच्छा पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जैसा कि हमारे पास अभी है। अभी क्या होता है, इन द डेमोक्रेसी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू कोऑपरेशन में शासन करती है।
लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। होता क्या था कि जैसे किसी शासक ने कोई क्षेत्र को जीता, एज सपोज कि औरंगज़ेब ने मालवा को जीता, तो अब उसको दिल्ली से रूल करना है, लेकिन जो उसने मालवा को जीता है उसको कंसोलिडेट भी करना अपने एम्पायर में। तो वो क्या करेगा, अपने किसी आदमी को वहाँ भेजेगा, सूबेदार नियुक्त करके, उस समय सूबेदार होते थे या अदर वर्ड में कहूँ तो गवर्नर होते थे, तो उसको अपॉइंट करके मालवा में भेजेगा कि तुम ऑन द बिहाफ ऑफ अम्पेयर, ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल थ्रोन, तुम वहाँ शासन करो और वहाँ से जो रेवेन्यू होता है उसको तुम ला के दो, ट्रिब्यूट दो हमें, ठीक है, और तुम हमारे नाम पे उधर शासन करो। तो इससे होता क्या था कि जब तक ये जो अम्पेयर थे, बादशाह थे, वो जब तक पावरफुल होते थे, वो जब तक कैपेबल होते थे रूल करने के, वो जब तक कैलिबर वाले लोग होते थे, तो ये जो फ्यूडल्स लोग थे, मतलब जिनको अपॉइंट करके भेजा जाता था सूबेदार लोग, ये लोग अपनी ऑटोनॉमी की डिमांड नहीं करते थे, ये लोग अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही कोई लेस कैलिबर वाला लड़का आ गया, जैसे ही कोई लेस इनकेपेबल रूलर आ गया, जैसा कि लेटर मुगल्स के केस में हुआ, तो यही फ्यूडल्स लोग अपनी ऑटोनॉमी की डिमांड करने लग जाते थे। और लास्ट में क्या होता था कि एम्पायर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता था। एम्पायर को वो टेरिटरी अपने हाथ से छोड़नी पड़ती थी। लास्ट में यही होता था। तो फ्यूडलिज्म एक तरह से एक्सपेंशन बढ़ाने का एक तरीका भी था, और बाद में ये दो दाढ़ी तलवार की तरह काम करता था कि अगर कोई इनकेपेबल रूलर आ गया तो यही फ्यूडल्स अब अपनी ऑटोनॉमी की डिमांड करेंगे, और बाद में वो क्षेत्र अम्पायर को देना पड़ेगा क्योंकि वो इनकेपेबल है रूल करने को। और जैसा कि ये फ्यूडलिज्म आप चाहे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री उठा के देख लो, या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, या मिडाइवल, तो हर एक हिस्ट्री में आपको ये वर्ड कॉमन मिलेगा। और जितने भी बड़े एम्पायर का कोलैप्स हुआ, जितने भी बड़े एम्पायर का डिक्लिनेशन हुआ, तो इसके पीछे फ्यूडलिज्म कहीं ना कहीं कारण था। एंड द सेकेंड वन इज सोशियो रिलीजियस पॉलिसी। कॉन्ट्ररी टू हिज एंसेस्टर, जो कि हुमायूं, अकबर, बाबर, जितने भी लोग थे, ये सब या तो रिलीजियस टॉलरेंट थे या सेक्युलर विचारधारा के थे। तो इन्होंने नॉन मुस्लिम्स को, विच वेयर द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया। और इस वजह से उन्होंने जो शासन किया वो बहुत ही स्मूथली शासन किया। आप देखेंगे कि राजपूत जो थे वो मुगल एम्पायर के स्टॉन्चेस्ट सपोर्टर थे, मतलब उनसे बड़ा सपोर्टर कोई था ही नहीं नेटिव इंडियन रूलर्स में। तो लेकिन ये सब औरंगज़ेब से पहले तक था। औरंगज़ेब ने कुछ ऐसी नीतियाँ इंट्रोड्यूस करी कि ये सब जो नॉन मुस्लिम्स रूलर थे, जो कि एक बहुत बड़ा तबका था मुगल कोर्ट में, वो इनसे नाराज़ हो गया। और चूँकि वो औरंगज़ेब इतना ज़्यादा पावरफुल था, एज आई हैव सेड कि ये बहुत ही बड़ा वॉर जनरल था और बहुत ही कैपेबल रूलर था, तो वो रिवोल्ट करने के स्थिति में नहीं थे। जो भी नॉन मुस्लिम्स रूलर थे उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो रिवोल्ट कर सके। लेकिन बाद में इस औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ का खामियाजा लेटर मुगल्स को भुगतना पड़ा, क्योंकि वो लोग इनकेपेबल थे, इंतहाई दर्जे के नालायक थे, और उनके समय में इन सब लोगों ने रिवोल्ट करा और अपनी अपनी ऑटोनॉमी की डिमांड करी और अपने लिए इंडिपेंडेंट स्टेट्स ही बनाए। और मराठा इनमें से एक है। मराठास जो आप देखेंगे आगे चल के कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम बना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, तो वो इसी औरंगज़ेब की इसी सोशियो रिलीजियस पॉलिसीज़ की देन है। नाउ यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं हमारे पास, जिजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स। तो कई लोग सोचते हैं कि ये जो पिलग्रिमेज टैक्स और जिजिया है ये दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिजिया क्या होता था कि नॉन मुस्लिम्स को अपने एनुअल इनकम पे कुछ टैक्स देना पड़ता था अम्पायर को, मुगल एम्पायर को, तो वो उसको जजिया बोलते थे। और पिलग्रिमेज टैक्स होता था, जो नॉन मुस्लिम्स अपने तीर्थ यात्रा पे जाते थे उसके लिए टैक्स देना पड़ता था मुगल एम्पायर को, तो वो पिलग्रिमेज टैक्स होता था। और नॉन मुस्लिम्स में यहाँ पे सिर्फ हिंदू नहीं, सिख्स भी आते थे, पारसीज भी आते थे, और अलग अलग पंथ के लोग जो कि इस्लामिक विचारधारा से नहीं थे। एंड द थर्ड वन, एंड in fact the most important one was involvement in Deccan Wars. As I have told you कि औरंगज़ेब बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस था, बहुत ही कैपेबल वॉर जनरल था, और बहुत ही बड़ा एक्सपेंशनिस्ट भी था। और शायद मुगल एम्पायर में या शायद इंडियन हिस्ट्री में जितने बड़े टेरिटरी पे औरंगज़ेब ने रूल किया, उतने बड़े टेरिटरी पे किसी ने भी रूल नहीं किया। तो हुआ क्या कि औरंगज़ेब की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि हम साउथ इंडिया में एक्सपेंशन करके साउथ इंडिया को मुगल एम्पायर में कंसोलिडेट करें, क्योंकि साउथ इंडिया वाज इनरिच्ड विथ नेचुरल रिजर्व्स, लैंड्स,
ले लें आप, या वहाँ का आप पोर्ट्स ले लें वहाँ के, तो ये सब अट्रैक्ट करते थे किसी भी इन्वेडर को इन्वेड करने के लिए। सो औरंगज़ेब ने भी यही किया, लेकिन वहाँ पे इनका सामना एक बहुत बड़ी पावर से हुआ और इसके चलते बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, रिसोर्सेज का ड्रेन हुआ मुग़ल एम्पायर से। डेक्कन वॉर्स में ये बहुत सालों तक चला, 30-40 सालों तक चला, अलग अलग रीजंस के कारण, और इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मुग़ल एम्पायर के डिक्लिनेशन में। इन दोनों से भी ज़्यादा बड़ा हुआ क्या कि औरंगज़ेब ने बहुत लंबे समय तक युद्ध लड़ा दक्कन में। और दक्कन क्या है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी के साउथ में जो पठार्स हैं उनको हम डेक्कन पठार्स के नाम से जानते हैं। तो दक्कन में इसने बहुत लंबे समय तक मराठाओं से और अलग अलग पावर से लड़ाइयाँ की। और इसमें क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है, और चूँकि अब लड़ाई बिना पैसे के तो लड़ी नहीं जा सकती, तो ये जो पैसे थे ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम में इस्तेमाल किए जा सकते थे या वेलफेयर में इस्तेमाल करे जा सकते थे, वो अब वॉर में इस्तेमाल हो रहे थे, वो उनका ड्रेन हो रहा था वॉर में। तो इसने बहुत ही बड़ा एक सेटबैक दिया मुग़ल एम्पायर को। और दूसरी चीज़, फ्रूटलेस कंटेंट विथ मराठास के साथ बेवजह का पंगा लेके औरंगज़ेब ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि जब तक औरंगज़ेब था तब तक कोई आउटकम नहीं निकला मराठास के साथ। लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है उसके बाद से मराठास डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये लेटर मुगल्स के लिए अगेन बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। एंड द थर्ड वन वाज अननेसेसरी लॉस ऑफ मैन पावर। होगा क्या कि अब आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो, तो आपका मैन पावर तो वैसे लॉस होगा ही, युद्ध में तो लोग मरेंगे ही। और जो ये मैन पावर जो कि बढ़िया यूज़ में लिया जा सकता था, बढ़िया काम के लिए यूज़ किया जा सकता था अगर युद्ध न किया जाता, तो वेलफेयर के काम के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए, उसको वहाँ न डाल के डेक्कन वॉर्स में इन्वॉल्व करना, ये बहुत ही ज़्यादा घातक रहा, बहुत ही ज़्यादा डिवेस्टेटिंग रहा लेटर मुगल्स के लिए। और इसने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया डिक्लिनेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर में। अब हम देखेंगे द एरा ऑफ लेटर मुगल्स। औरंगज़ेब के डेथ के बाद, और चूँकि ये हर एक बादशाह के डेथ के बाद होता था, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, आगे चल के हम देखेंगे कि इसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया डिक्लाइनेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर में, मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन में, कि चूँकि कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था कि बादशाह के मरने के बाद कौन गद्दी पे बैठेगा, या कोई लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर नहीं था कि जो राजा है उसका बड़ा लड़का ही शासक बनेगा। तो होता क्या था कि जो भी बादशाह के लड़के लोग होते थे वो आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते थे, जिसको कि वॉर ऑफ सक्सेशन के नाम से जाना जाता था। तो औरंगज़ेब के 3 लड़के मुअज़्ज़म, आज़म एंड कामबख्श, इन तीनों ने एज ऑब्वियस लड़ाई करनी शुरू कर दी। और इसमें मुअज़्ज़म विनर होता है और वो बादशाह फर्स्ट की उपाधि लेता है और शाह आलम की भी उपाधि लेता है, और वो औरंगज़ेब का सक्सेसर बनता है अपने दोनों भाइयों को मार के, और वो गद्दी पे बैठता है 1707 में। एंड औरंगज़ेब चूँकि उसकी 89 साल में डेथ हुई थी, तो उसके लड़के भी काफ़ी ज़्यादा उम्र के रहे होंगे। तो बहादुर शाह वाज ऑफ 65 एंड वो लर्नड मैन था, वो पढ़ा लिखा आदमी था। तो इसने जो भी गलतियाँ औरंगज़ेब ने करी उसको सुधारने की बेहद कोशिश की। उसने किया क्या, इसने सबसे पहले रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई कॉन्ट्ररी टू हिज फादर, जो कि स्ट्रिक्टली इस्लाम को फॉलो करता था और थोड़ा सा बाइगॉट माइंडेड आदमी था। एंड उसके औरंगज़ेब के टाइम में बहुत ही भारी मात्रा में आइकोनोक्लाज़्म भी हुआ था और वेंडलिज़म भी हुआ था। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी करा जाता औरंगज़ेब को लेके। अगर ये सब ना हुआ होता, अगर इसने नॉन मुस्लिम्स तबके को हर्ट नहीं करा होता, अगर नॉन मुस्लिम्स इसके साथ रहे होते, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुग़ल एम्पायर इतिहास का सबसे बड़ा एम्पायर बनने से कहीं भी छूट जाता। तो इसने क्या करा, एडॉप्टेड पैसिफिक पॉलिसी विथ रीजनल पावर्स के साथ मराठास, नॉन मुस्लिम्स रीजनल पावर्स स्पेशली मराठास, राजपूत, जाट्स, बुंदेल, इनके साथ सबसे पहले शांतिपूर्ण नीति अपनाई। और इसमें सबसे पहले इसने किया कि औरंगज़ेब ने चूँकि शिवाजी के पोते संभाजी के लड़के छत्रपति शाहू को कैप्चर कर लिया था, उनको इम्प्रिजन कर दिया था, तो इसको सबसे पहले इन्होंने रिलीज़ करा। और उसके बाद जो राजपूत चीफ थे जो अपनी ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे, उनको भी अपने अपने टेरिटरी में कंफर्म कर दिया कि आप भी जो है अपनी अपनी टेरिटरी में रूल करो ऑन द बिहाफ ऑफ एम्पायर, ऑन द सबमिशन ऑफ थ्रोन। एंड
उसके बाद जो सिक्स के साथ पंगा चल रहा था मुग़ल एम्पायर का, उसको भी इसने काफ़ी हद तक शांत करने की कोशिश की। तो गुरु गोविंद सिंह को इन्होंने मनसब बनाया, मनसब जागीर दी बहुत बड़े क्षेत्र की। लेकिन चूँकि 1707 में ये गद्दी पर बैठता है और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके जो डिसिपल होते हैं बंदा बहादुर, वो फिर से रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं मुग़ल एम्पायर के विरुद्ध। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, यानी कि पंजाब सिंध के इलाके पे कुछ भी टर्बुलेंस बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था किसी भी एम्पायर के लिए। आज के इंडिया के लिए भी नहीं बर्दाश्त किया जा सकता, क्योंकि आज हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान है। उस समय भी नॉर्थ वेस्ट वाज द रीजन जहाँ से सबसे ज़्यादा इन्वेजन होते थे। आप अगर नादिर शाह का इन्वेजन देखो, या जो भी तुर्क्स आए, या जो भी ईरानी लोग आए, या जो भी मुगल्स भी आए, तो वो नॉर्थ वेस्ट के थ्रू ही आए। तो उस इलाके को फोर्टिफाई करना, उस इलाके को मजबूत करना हर एक एम्पायर की जिम्मेदारी थी और हर एक शासक की जिम्मेदारी भी थी। तो इसीलिए इसने सिक्स के विरुद्ध, जो कि बंदा बहादुर ने बाद में आके रिवोल्ट करा, उसको इसने सप्रेस करने की बहुत हद तक कोशिश भी करी और बाद में इसको इम्प्रिजन भी करा और बाद में बंदा बहादुर को एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है। नाउ इसको काफ़ी खान ने, विच वाज द हिस्टोरियन, बहुत बड़े हिस्टोरियन थे औरंगज़ेब के ज़माने से ही, तो इसने बहादुर शाह फर्स्ट को, या शाह आलम फर्स्ट को, या मुअज़्ज़म शाह आलम बोलो, तो इसको इसने शाह ए बेखबर की उपाधि दी, यानी कि द अनअवेयर एम्पायर। और ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि ये जो बहादुर शाह फर्स्ट था, इन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में जागीर हेडलेसली बांटी, बिना सोची समझे जागीर डिस्ट्रीब्यूट की इनॉर्मस अमाउंट में, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लैटरी, चापलूसी के इन्फ्लुएंस में आके, लोग चापलूसी करते थे, उसके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने जागीर बांटनी शुरू कर दी भारी पैमाने पे। वो भी बहुत बड़ा जागीरदारी क्राइसिस होता है बाद में जाके, और ये भी बहुत बड़ा रीज़न बनता है मुगल एम्पायर के डिक्लिनेशन का। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे जागीरदारी क्राइसिस होता है और हर एक कुछ ही क्षेत्र के शेड के लिए कैसे अलग अलग जागीरदार लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और पीजेंट्री का सप्रेशन होता है। और उसके बाद ये जो बहादुर शाह फर्स्ट है, ये 1712 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद एक नया तबका मुग़ल एम्पायर में एंट्री मारता है। वो तबका होता है किंग मेकर का। अब ये कौन थे? मुग़ल एम्पायर में बहुत सारे नोबल्स लोग होते थे, कुलीन वर्ग के लोग, या जिसको ऑफिशियल्स बोल लो, जिनमें से किसी को गवर्नर बना के भेजा जाता था। वो बहुत सारी पार्टीज़ होती थी उसमें, हिंदुस्तानी ग्रुप, तुर्रानी ग्रुप, अफ़गानीज़, और भी बहुत सारी पार्टीज़ होती थी। लेकिन उसमें 4 सबसे इम्पोर्टेंट पार्टीज़ थी। अफ़गानी, तुर्रानी जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे बाबर के साथ और अलग अलग युद्ध में मुग़ल एम्पायर के साथ, और अफ़गानीज़ और ईरानीज़ एंड द हिंदुस्तानीज़, इसमें कि इंडियन मुस्लिम्स और जाट राजपूत्स वगैरह आते थे। तो ये जो 4 पावरफुल नोबेल्स थे, वैसे तो बहुत सारे नोबेल्स थे, बहुत सारे कुलीन वर्ग थे, एलाइट तबका था, लेकिन ये 4 सबसे पावरफुल थे। तो ये 4 क्या करने लगे, अब इनको पता चल गया कि अब के जो मुगल्स हैं वो लेस कैपेबल हैं, वो लेस कैपेबल कैलिबर वाले लड़के हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वॉर ऑफ सक्सेशन में, अब चूँकि ये तो मैंने पहले बताया कि कोई भी शासक मरता था तो वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता था ड्यू टू द लैक ऑफ लॉ ऑफ सक्सेशन और लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर। तो होता क्या था कि अब इन्होंने डायरेक्टली सपोर्ट करना शुरू कर दिया अम्पायर वॉर ऑफ सक्सेशन में अलग अलग प्रिंसेस को, अपने ओन इंटरेस्ट के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, कि अगर हमारा सपोर्ट किया हुआ प्रिंस जीत जाएगा तो हम उसके बिहाफ पे डी फैक्टो रूल करेंगे, क्योंकि ये तो इनकेपेबल है रूल करने को। वो इनको पहले से पता था, तो ऐसा इन्होंने करना शुरू कर दिया और इसलिए इनको किंग मेकर भी कहा गया। बाद में आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार खान या सैयद ब्रदर्स या इमादुल मुल्क निज़ाम लोग, ये सब किंग मेकर ही थे, जिन्होंने अलग अलग मुग़ल बादशाहों को अपनी ताकत से गद्दी पर बिठाया। तो किंग मेकर किसे कहा जाता था? इट रेफर्स टू द मुग़ल नोबल्स हु ट्राइड टू हेल्प द प्रिंसेस इन द वॉर ऑफ सक्सेशन कंसिडरिंग दियर ओन इंटरेस्ट। अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के लाभ के लिए अलग अलग प्रिंस को अपने इंटरेस्ट के लिए हेल्प देते थे, ताकि उनके बिहाफ पे वो डी फैक्टो रूल करे एम्पायर को, क्योंकि उनको पता था कि ये सारे के सारे इनकेपेबल हैं रूल करने को। नाउ ये तो एज आई हैव सेड कि उसमें से जो 4 पार्टीज़ थी, तुर्रानी ग्रुप, ईरानी ग्रुप, अफ़गानी ग्रुप एंड द हिंदुस्तानी ग्रुप, विच कंसिस्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स एंड जाट, राजपूत्स, बुंदेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये 4 बहुत ही पावरफुल पार्टीज़ थी, बहुत ही पावरफुल नोबेल्स के ग्रुप थे। और फिर से बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ जाता है। और कहा तो ये जाता है कि बहादुर शाह फर्स्ट के मरने के बाद, अच्छा ये बहादुर शाह वो 1857 वाले नहीं है, वो बहादुर शाह सेकेंड थे, जो बहादुर शाह जफ़र के नाम से जानेगा। तो बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जो इनका जो शव था, इनकी जो लाश थी, वो एक महीने तक अनबरिड रही थी, क्योंकि इनके जो लड़के थे वो वॉर ऑफ सक्सेशन में एकदम बिजी हो गए थे। तो बाद में 1 महीने बाद इनकी लाश को दफनाया जाता है। और फिर से अगेन अलग अलग नोबेल्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अलग अलग प्रिंस को वो सपोर्ट करने लगे, क्योंकि उनको उनके बिहाफ पे डिफेक्टो रूल करना था।
उसके बाद क्या होता है कि बहादुर शाह फर्स्ट के बाद 1712 में जहांगीर शाह शासक बनते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं तुर्रानी लोग, जुल्फ़िकार खान, जो तुर्रानी पार्टी थी। तुर्रानी पार्टी एज ऑफ सेट कि सेंट्रल एशिया से जो लोग आए, जो लोग मुग़ल एम्पायर में थे, मुग़ल कोर्ट में थे, तो उनको तुर्रानी पार्टी, उनको तुर्रानी कहा जाता था, वो तुर्रानी पार्टी थी। तो जहांगीर शाह एज ऑब्वियस, जो कि लेटर मुगल्स, ज़्यादातर लेटर मुगल्स थे, वो ही वॉज लेस एबल्ड, लेस कैलिबर का लड़का था एंड प्लेजर एडिक्ट, दिन रात मुजरा अफीम। एंड अंपायर जो था वो डायरेक्टली रूल कर रहे थे कौन? जुल्फ़िकार खान, जैसा कि उन्होंने डेलिबरेटली किया था कि प्रिंस को सपोर्ट देके कि इसके बिहाफ पे हम डिफेक्टो रूल करेंगे। प्रिंस जो है हमारा, जो बादशाह होगा, अंपायर होगा, वो तो रबर स्टाम्प होगा। एंड इसने चूँकि ये देख चुका था कि औरंगज़ेब के सोशो रिलीजियस पॉलिसी की वजह से नॉन मुस्लिम्स तबके थे वो नाराज़ हो गए थे, तो इसने फिर से जजिया हटाया और पिलग्रिमेज टैक्स इसको भी हटाया। एंड पैसिफिक पॉलिसी अपनाई रीजनल पावर्स के साथ। मराठास को उन्होंने, जो कि तब तक बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग गए थे। औरंगज़ेब की डेथ के बाद मैंने आपको बताया कि मराठास बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पावर बन जाते हैं और अंग्रेज़ के ज़माने तक जाते जाते तो इंडिया के उस समय के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम बन जाता मराठास। तो मराठास को इन्होंने चाउठ दिया और सरदेश मुखी दी। मराठास को ग्रांटेड चाउठ एंड सरदेश मुखी। अब ये दोनों क्या होता था? दक्कन की चौथ और सरदेश मुखी दी। चौथ वाज कंसिडर्ड एज 1/4 ऑफ द रेवेन्यू, यानी कि जो टोटल रेवेन्यू होगा डेक्कन का, जो अम्पायर को जाता था, उसका 1/4 या मराठा लेंगे। और सरदेश मुखी वाज द एडिशनल 10%, यानी कि जो जैसे 100 रुपया गया तो उसमें से चौथ, यानी कि चौथ हो गया 25 रुपया, 1/4 ऑफ द 100। एंड सरदेश मुखी हो जाता था एडिशनल 10%, यानी कि 100 का 10%, तो 10 रुपया और, तो टोटल मिला के 35% की हिस्सेदारी इन्होंने डेक्कन में मराठास को दे दी। एंड राजपूत को खुश करने के लिए इन्होंने जयसिंह, जो कि अम्बेर के थे, उनको आगरा का गवर्नर, मालवा गवर्नर बनाया। और जो अजीत सिंह, जो मारवाड़ के थे, जिनकी बेटी की शादी बाद में फर्रुखसियार से होती है, उनको आगरा का गवर्नर बनाया। ये सब उन्होंने किया रीजनल पावर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, रीजनल पावर्स को खुश करने के लिए। And then comes the important criticism, then comes the most awaited criticism of जहांगीर शाह। इसमें क्या हुआ? इसके लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा जाता है जहांगीर शाह को, और चूंकि ये सब कोई जहांगीर शाह नहीं कर रहे थे, ये सारे काम जुल्फ़िकार खान कर रहे थे, तो डायरेक्टली उनको क्रिटिसाइज़ करना बेहतर होगा। इसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया विच वाज नोन एज इजारा सिस्टम। इसमें क्या होता था? इजारा सिस्टम को रेवेन्यू फार्मिंग के नाम से भी जाना गया, जिसमें क्या होता था, और ये शुरू किया गया, अंपायर का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा कोलैप्स कर गया था ओनली बिकॉज ऑफ डेक्कन वॉर्स। इसमें बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, वेल्थ का ड्रेन हुआ, और इकोनॉमी, पॉलिटिक कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को फोर्टिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसने इसलिए इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उसमें क्या किया? इसने मिडिल मैन को इंट्रोड्यूस किया, और इसको रेवेन्यू फार्मर भी कहा गया कि इसने कहा मिडिल मैन इंट्रोड्यूस करे, और उनको कहा कि आप इस क्षेत्र में जाओ और इस क्षेत्र का मिडिल मैन आपको, रेवेन्यू फार्मर में आपको नियुक्त करता हूँ, और यहाँ आप एक फिक्स्ड उसने टैक्स रेट लगा दिए कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू अंपायर को हर वर्ष चाहिए आपसे, तो आप इतना ज़्यादा रेवेन्यू हर वर्ष कलेक्ट करो, इधर बाय हुक और क्रुक। तो इससे क्या हो गया कि जो मिडिल मैन थे उनको फिक्स्ड अमाउंट पे करना अब अंपायर को, तो वो क्या करते थे? वो पूरी कोशिश करते थे कि उतना तो कर ही लें। जैसे मान लो 100 रुपये पे करना है, तो 100 रुपये तो पे कर ही देते थे, और उसके अलावा भी जितना मर्जी हो सके वो एक्सट्रैक्ट करने को फ्री थे। इसका मतलब कि दिस सिस्टम कॉम्प्राइज्ड एक कॉन्ट्रैक्ट विद रेवेन्यू फार्मर्स और मिडिल मैन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, हु नीडेड टू पे फिक्स्ड अमाउंट टू द गवर्नमेंट एंड वेर फ्री टू एक्सट्रैक्ट वॉट एवर दे कुड फ्रॉम द पीजेंट्स। कि एक फिक्स्ड अमाउंट अंपायर को देने के बाद आप पीजेंट्री से कितना भी एक्सट्रैक्ट कर लो, जो मर्जी एक्सट्रैक्ट कर लो, उसके लिए आप फ्री हैं। तो इससे क्या हुआ? भारी मात्रा में पीजेंट्री का ऑपरेशन हुआ, और इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करा जाता है जहांगीर शाह को। लेकिन चूंकि डायरेक्टली जहांगीर शाह को क्रिटिसाइज़ करना सही नहीं होगा, ये जो पॉलिसी थी वो जुल्फ़िकार खान के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो इससे क्या हुआ? बहुत ही भारी मात्रा पे पीजेंट्री का ऑपरेशन हुआ, पीजेंट्री का सप्रेशन हुआ। फाइनली क्या होता है कि जहांगीर शाह को उसके भतीजे फर्रुखसियार हरा देते हैं,
आगरा में, और उसके बाद जुल्फ़िकार खान जो कि किंग मेकर थे जहांगीर शाह के, उसको फांसी पे लटका दिया जाता है, और उसके बाद फ़र्रुखशियार शासक बनता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर मुगल है अगर हम ब्रिटिश किंगडम के पर्सपेक्टिव से देखें तो, क्योंकि इसने ही ब्रिटिशर्स को फरमान जारी किया था जिसमें कि उनको स्पेशल ट्रेड प्रिविलेज दिए गए थे, विच वाज लेटर प्रूव्ड एज माइलस्टोन फॉर द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। तो ये हम देखेंगे कि फ़र्रुखशियार ने कैसे उनको फरमान दिए और उस फरमान में क्या क्या कंडीशंस थे, क्या क्या प्रिविलेज थे। सो होप यू हैव enjoyed the session. Keep learning, keep growing. Thank you.